कंधों से मिलते हैं कंधे, कदमों से कदम मिलते हैं, हम चलते हैं जब ऐसे तो दिल दुश्मन के हिलते हैं। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आज के एजेंडा में। और आज एजेंडा में हम किस पर बात करने वाले हैं ये तो आपको मेरी इन चंद लाइनों से पता चल ही गया होगा। आज हम बात करेंगे भारतीय सेना के गौरव और उसके पराक्रम को लेकर के। आज जिस तरीके से राजस्थान की राजधानी जयपुर में आर्मी डे परेड मनाया जा रहा है, 15 तारीख को पूरा देश ही नहीं पूरी दुनिया देखेगी कि दरअसल भारत आज यहाँ की जो सैनिक क्षमता है वो कितनी ज्यादा सशक्त है और कितनी ज्यादा मजबूत है। बिल्कुल इस चीज को लेकर तैयारियां बहुत जोरों से चल रही हैं, क्योंकि जिस तरीके से अगर हम भारतीय सेना के पराक्रम, साहस और शौर्य की अगर बात करते हैं तो चाहे वो थल सेना हो या फिर जल सेना हो या फिर वायु सेना, तीनों ही क्षेत्रों में भारतीय सेना ने जो परचम लहराया है उसको पूरी दुनिया देखती है। उसकी एक बानगी अभी हाल ही में जो ऑपरेशन सिंदूर हुआ उसकी एक बानगी लोगों ने देखी, दुनिया ने देखी, उसके साथ ही साथ दुश्मनों ने भी उसकी आंच को महसूस किया। बिल्कुल आज की इस चर्चा में आज हम बात करेंगे भारतीय सेना के शौर्य को लेकर के, और इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ आज बेहद अनुभवी खास पैनल मौजूद है जिनसे मैं आपका तारुफ कराना चाहूंगा। सबसे पहले हमारे साथ मौजूद हैं ब्रिगेडियर विशंभर दयाल सिंह निर्माण जी। आप एक वरिष्ठ सैन्य अधिकारी, उसके साथ साथ इनका एक परिचय ये भी है कि इन्होंने 1971 की जंग में हिस्सा लिया था और दुश्मनों के दांत खट्टे कर दिए थे। और इसके साथ ही साथ 1999 में जब कारगिल युद्ध हुआ था उसमें भी इन्होंने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया था। हम काफी कुछ इनसे जानने और समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले मैं सर आपका आज की चर्चा में बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद, बहुत धन्यवाद। और इसी के साथ हमारे साथ मौजूद हैं कर्नल अनिल माथुर जी। आप भी जिस तरीके से भारतीय सेना में सैन्य अफसर रहे और काफी इस जगह पर देश में अलग अलग हिस्सों में सेवाएं दी हैं और भारत मां के सपूत की तरह इन्होंने काम किया है। सर आपका भी हमारी आज इस चर्चा में बहुत बहुत स्वागत है। आपको मेरी तरफ से सैल्यूट। थैंक यू। और इसके साथ ही साथ आधी आबादी यानी कि महिलाओं को रिप्रेजेंटेशन करने के लिए हमारे साथ आज मौजूद हैं स्क्वाड्रन लीडर, आपका नाम है विभूति मंगल जी। मैडम आपका भी आज की इस चर्चा में बहुत बहुत स्वागत है, क्योंकि आप जिस तरीके से जब फ्लाई कर रही होती तो पूरी दुनिया आपके नीचे होती है और आप आसमान में जिस तरीके से जब सैर कर रही होती हैं तो कहीं ना कहीं वो भारत के लिए एक गर्व का क्षण होता है। बहुत बहुत आपका स्वागत है। तो दोस्तों हम अपनी इस चर्चा को आगे जरूर बढ़ाएंगे, सवाल जवाब का सिलसिला भी शुरू होगा, लेकिन उससे पहले आइए एक देखते हैं वीडियो क्लिप और इससे समझते हैं कि दरअसल भारत की सेना आज कितनी सशक्त और मजबूत है। तो आइए देखते हैं ये क्लिप। दोस्तों अभी आपने देखा है किस तरीके से जो भारतीय सेना है वो हर सेक्टर में अपने आप को मजबूत कर रही है। वो हर सेक्टर को इस तरीके से मजबूत कर रही है जैसे टेक्नोलॉजी जो है आने वाले भविष्य में जब बहुत ज़्यादा हावी हो जाएगी तो कहीं ना कहीं टेक्नोलॉजी हो चाहे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात ही क्यों ना हो, हम हर सेक्टर में खुद को मजबूत कर रहे हैं और दुनिया के उन चंद जो मजबूत सेनाएं उन सब में अग्रणी बनने की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। और इसी के साथ आइए सवाल जवाब का सिलसिला शुरू करते हैं। और सबसे पहले मैं वीडी निर्माण जी के पास आऊंगा और उनसे जानना चाहूंगा सर, जिस तरीके से राजस्थान की राजधानी जयपुर को इतना बड़ा अवसर मिला है कि आर्मी डे परेड का आयोजन यहां पर किया जा रहा है,
यहाँ पर आयोजित करने का क्या कुछ विशेष महत्व है और क्या कुछ उसके फायदे हैं? देखिए, राजस्थान जो है ये वीरों की भूमि है। सबसे ज़्यादा बलिदान, चाहे वो सेकेंड वर्ल्ड वॉर हो, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हो, इंडिपेंडेंस के बाद में ज़्यादातर हैं, प्रोपोर्शनेटली ज़्यादा जो है बलिदान जो है इस धरती, राजस्थान के धरती के सपूतों ने दिया है जी। और एक बहुत अच्छा आर्मी ने निर्णय लिया कि देश में, मतलब दिल्ली से बाहर जाकर यदि ये हमारा सेना का शौर्य प्रदर्शन करना है तो जयपुर से बढ़िया और कोई जगह उनको मिल नहीं सकती। ठीक है। जयपुर राजस्थान एक संस्कृति से पूरी तरह से बढ़ चढ़ के आगे हुआ है। जो जयपुर धरोहर है वो जो है हेरिटेज, जो वर्ल्ड हेरिटेज ने उसको अप्रिशिएट किया है, और पूरी संस्कृति और जो बलिदान है वो राजस्थान का सबसे महत्वपूर्ण है। इसलिए राजस्थान के लिए एक बहुत भाग्य की बात है कि आज और 15 जनवरी को जो है इसका यहाँ हो रहा है जी। जो परेड हो रही है ये बहुत ही अच्छी बात है। युवाओं को एक अच्छा संकेत जाएगा, समाज को एक बहुत अच्छा संकेत जाएगा। वैसे इस राजस्थान के, इस धरती के सपूत जो हैं वो हमेशा अपना बलिदान देने के लिए 24 घंटा तत्पर रहते हैं। मेरे को पता है कि जब कारगिल युद्ध हुआ था, कारगिल युद्ध के बाद में जब भर्ती खुली थी, यहाँ पर जनता इतनी जवान आ गए थे अपनी सेवाएं देने के लिए कि उनको कंट्रोल करना बड़ा मुश्किल हुआ था। ये जज्बा है और ये बहुत अच्छी बात है कि राजस्थान को, जयपुर को इसके लिए विशेष चुना। इसी जज्बे को जगाए रखने के लिए कहीं ना कहीं भारतीय सेना ने यहाँ जयपुर में इतना बड़ा आयोजन करी ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों को जोड़ा जा सके। अनिल माथुर साहब, आपके पास आ रहा हूं क्योंकि जिस तरीके से जब भी कभी ऐसे आयोजन किए जाते हैं कोशिश रहती है कि जो भारत के युवा हैं, जो भारत की नागरिक है, भारत की जो जनता है, उनको इन चीज से अवगत कराया जाए, उनसे जोड़े रखा जाए। आपको क्या लगता है कि इस तरीके से जो आयोजन किए जाते हैं इनके क्या कुछ उद्देश्य होते हैं और क्या कुछ सोच करके ये कार्यक्रम किए जाते हैं? सर, फिलहाल जो हमारा नजरिया रवैया है हमारी तीनों सेनाओं का कि ये अगर जैसे ये हम पर ये घड़ी आई थी, ऑपरेशन सिंदूर हम पे थोप दिया गया था, तो ऐसे दौरान पे हम न केवल डिफेंस फोर्सेस बल्कि पूरा देश इन्वॉल्व हो जाए उस को टक्कर देने के लिए, हमारा साथ देने के लिए, और ऐसा इन्वॉल्व हो कि जैसे कि वो भी अक्रॉस द बॉर्डर टेररिस्ट कैंप पे वो लोग भी अटैक कर रहे हैं। इतना जबरदस्त उनका वो जज्बा हम जगाना चाहते हैं। वो नजरिया है हमारे तीनों सेनाओं का कि होल ऑफ नेशन अप्रोच, बिल्कुल वो ना उसको कहते हैं WONA, होल ऑफ नेशन अप्रोच। अभी हमारे यहाँ जयपुर के आर्मी कमांडर साहब ने इसी नजरिए को एक 3 दिन का सेमिनार किया था जिसपे कि बड़े बड़े दिग्गज जो कि फॉरेन सेक्रेटरीज, फॉरेन एम्बेसडर्स, सीनियर रिटायर्ड जनरल्स, रिटायर्ड चीफ्स और स्टूडेंट्स, साइंटिस्ट, स्पेस साइंटिस्ट, एटॉमिक साइंटिस्ट, इन सब ने हिस्सा लिया और ये बताया कि कैसे आने वाले समय में टेक्नोलॉजिकली एडवांस होकर हमको उस संकट से न केवल पहले तो आर्मी जाती थी और सिर्फ हम लड़ते थे और पीछे देश के पास सिर्फ इतना ही रह जाता था कि हमारे लिए प्रार्थना करें और हमारी सफलता की कामना करें, हमारे कुर्बानियों को देखें। अब पूरा देश इस ढंग से इन्वॉल्व होता है जैसे वो भी कुर्बानी के लिए तैयार है। और उसी को देखते हुए जैसे ब्रिगेडियर सर ने बताया अभी कि पहले सिर्फ आर्मी कैंट, दिल्ली कैंट में होती थी ये थल सेना दिवस और वायुसेना दिवस वगैरह अपने अपने उनके फौजी इलाकों में ही होते थे जी। और जब कहा गया कि इसको दिल्ली से बाहर ले जाया जाए क्योंकि लोगों की भारतीय सेनाएं भारत को देखनी चाहिए, तब सिर्फ टीवी के कुछ आधा घंटा 1 घंटा लोग देखते थे जी। अब जब इससे पहले 3 जगह हुई थी मगर वो कैंटोनमेंट के इलाके तक ही सीमित रह गई थी और इस बार नजरिया ये था कि आओ ऐसी जगह को चुने जैसे सर ने बताया कि ये वीरों की भूमि है और वीरों की भूमि को भारतीय सेना के पराक्रम से अवगत कोई नई बात नहीं है कि उनको अवगत कराया जाए, बल्कि उनको ये महसूस किया जाए कि ये हमारे लोग हमारे सामने हमारे आंगन में आकर ये उस शौर्य का प्रदर्शन कर रहे हैं, उस शक्ति का प्रदर्शन कर रहे हैं। बिल्कुल। तो जिस तरीके से भारत हमेशा से ही शांति का पक्षधर रहा है,
लेकिन हमारी एक ये भी नीति रही है कि हम किसी को छेड़ेंगे नहीं, और हमें कोई छेड़ेगा तो उसे छोड़ेंगे नहीं। इसी की वजह जो विज्ञानगी सामने रही है कि जो ऑपरेशन सिंदूर हुआ, क्योंकि जब हमारे ऊपर थोपा जाएगा युद्ध, अगर कोई दुश्मन कंट्री हमारे साथ कुछ ऐसा करेगी तो हम निश्चित तौर पर जवाब देंगे और माकूल जवाब देंगे। निर्वाण साहब कुछ कहना चाह रहे हैं? जी निर्वाण साहब। मैं ये कहना चाहता हूँ कि आज जमाना जो है वो सोशल मीडिया का है। पूरी जनता जो है सोशल मीडिया से जुड़ी हुई है। रशिया और यूक्रेन का वॉर 3 साल से ज्यादा चल रहा है जी। अमेरिका ने भी कुछ ट्राई किए हैं, अलग अलग है। इजराइल का वॉर चल रहा है, अलग अलग तरह की टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करें। यहाँ पर जो राजस्थान में इतने वेटरन्स रिटायर्ड जो है जवान हैं, ऑफिसर्स हैं, युवा भी हैं। युवा प्रॉब्ली सोचता होगा कि क्या ये टेक्नोलॉजी इंडियन आर्मी के पास में है या नहीं। यदि अगला युद्ध हो गया तो चाइना के साथ में हमारे पास में टेक्नोलॉजी, हम पीछे तो नहीं है। उन युवाओं को आज ये दर्शाना कि हम टेक्नोलॉजी में पीछे नहीं है, और वो कल परेड में जो है 15 तारीख को होगी, वो इनको बताया जाएगा। भवानी निकेतन में जो इक्विपमेंट डिस्प्ले है उसमें भी उनको बताया जाएगा। तो युवाओं को, वैसे कि पूरी जो है देश की जनता जानती है, उनको पूरा भरोसा है इंडियन आर्म फोर्सेज पर, लेकिन फिर भी और कॉन्फिडेंस दिलाने के लिए, उनको बताने के लिए, लोग हम पूरे संसार से पीछे नहीं है टेक्नोलॉजी में, हम उतना ही आगे हैं, प्रॉब्ली उनसे आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये आत्मविश्वास दिलाने की और भी एक अच्छी बात। बिल्कुल विभूति मंगल जी, जिस तरीके से आधी आबादी को आप रिप्रेजेंट करती हैं, और कई बार जब ऐसी सिचुएशन आती है, हालांकि जब जयपुर में इतना बड़ा आयोजन किया जाता है तो जो महिलाएं होती हैं वो क्या कुछ सोचती हैं, उनके पॉइंट ऑफ व्यू से आपसे बात करेंगे। आपके जवाब का आंसर 2 पार्ट में देती हूँ। पहला, देखिए, हथियारों को और दुश्मन को कभी ये नहीं पता होता सामने से महिला चला रही है या आदमी, ठीक है। तो कोई बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता जब हम फौज की बात करते हैं कि एक आदमी जहाज उड़ा रहा है या एक औरत मिसाइल चला रही है, वो बराबर है। तो जो जज्बा है वो आदमी, औरत, बच्चों में, सब में समान रूप से बराबर रहता है। तो मुझे लगता है जो भी मेरे सीनियर्स ने अभी जवाब दिया वो बराबर महिलाओं पे उसी तरीके से लागू होता है। उस पॉइंट को कंटिन्यू करते हुए एक पहलू में ज़रूर जोड़ना चाहूँगी, वो ये कि जब इस तरीके की प्रदर्शनियाँ होती हैं, ठीक है, तो अक्सर ऐसा होता है कि कुछ लोग ट्राई करते हैं डिफेंस फोर्सेस ज्वाइन करने की, नहीं कर पाते, शारीरिक तौर पे, पारिवारिक रीज़न हो सकते हैं, बहुत तरीके के कारण हैं। पर जब वो देखते हैं तो उन्हें इस बात का एहसास होता है कि बहुत तरीकों से डिफेंस फोर्सेस को या इंडिया के डिफेंस सिस्टम को सपोर्ट किया जा सकता है। ज़रूरी नहीं है आप वहाँ जाएँ, बंदूक चलाएँ, हवाई जहाज उड़ाएँ, टैंक चलाएँ। आप टेक्नोलॉजिकली अपने आप को स्ट्रॉन्ग बनाइए। अभी ड्रोन का, साइबर वॉरफेयर, इंफॉर्मेशन वॉरफेयर का ज़माना है। आप टेक्नोलॉजिकली अपने आप को स्ट्रॉन्ग बनाइए। अभी जैसे आप देखेंगे हैदराबाद की एक कंपनी है, उसने गवर्नमेंट के साथ अभी MOU किया, आई थिंक इंद्रजाल नाम है, एंटी ड्रोन सिस्टम के लिए। सो ओपन है यूथ के लिए। आप लोग डिसाइड कीजिए ना, देखिए कितना सारा इक्विपमेंट डिस्प्ले हो रहा है, ठीक है। आप कौन सा इक्विपमेंट रेप्लिकेट कर सकते हैं, कौन सा इक्विपमेंट भारत को मंगाना पड़ता है, आप कौन सा उसको इंडिजिनाइज या स्वदेशी तरीके से निर्माण कर सकते हैं। किन चीज़ों से हमें ऑपरेशन सिंदूर में प्रॉब्लम हुई थी, आप लोगों ने न्यूज़ में देखा होगा, काफ़ी ड्रोन के स्वान्स अटैक हुए थे। तो एंटी ड्रोन सिस्टम है, क्विक रिएक्शन सिस्टम्स है, प्लस आई थिंक सबसे इम्पॉर्टेंट, जब इस तरीके से लोगों के बीच में ये परेड कराई जाती है और वहाँ पे वो सैन्य अफसरों को, उनके परिवारों को, सबको देखते हैं, तो उन्हें इस बात का भी शायद एहसास होगा कि जब ये लोग युद्ध पे जाते हैं, बॉर्डर्स पे जाते हैं, तो अपने परिवार को, अपने दिल को पीछे छोड़ के जाते हैं। एक माँ भारत है और एक माँ पीछे छोड़ के जाते हैं। तो जो लोग यहाँ हैं, जो नहीं ज्वाइन कर पाए, वो उनके परिवारों को संभाल के भी अपना योगदान कर सकते हैं देश की सुरक्षा में। बिल्कुल। तो जिस तरीके से जब भी कभी युद्ध की स्थिति आती है तो हर मोर्चे पर हर नागरिक वो युद्ध लड़ रहा होता है, आप यही कहना चाह रहे हैं? बिल्कुल। और माथुर साहब, जिस तरीके से कई बार कहा जाता है, जब हम जब सेना में आते हैं, अपनी सर्विस देते हैं, कई बार वो वक्त आता है कि हम सेवा से थोड़ा सा सेवानिवृत्त भी होते हैं, लेकिन आपसे ये जानना चाहूंगा कि जो सैनिक होता है वो कभी रिटायर्ड नहीं होता है। बिल्कुल बिल्कुल ठीक है, ये आपका भी कहना है और दुनिया इस बात को मानती है। इस बात को कैसे देखते हैं आप, क्या कुछ कहेंगे? सर, मैं आपको एक बात और बता दूं, ना केवल मैं सेवानिवृत्त हूँ, मैं अब सेवानिवृत्ति के बाद भी अभी, क्योंकि मैं वॉर में 3 बार घायल हुआ था जी, वॉर वुंडेड, तो मुझे हमारा एक ऑर्गेनाइजेशन है डिफेंस डिसेबल्ड वॉर वेटरन्स जी, तो तीनों सेनाओं के जो भी वॉर वेटरन है, जो मैं राजस्थान प्रदेश का अध्यक्ष हूँ उसका, ये मैंने जान के बिल्ला लगाया हुआ है उसका, डी वेव कहते हैं, डी वेव, वो वेव अभी भी चल रही है।
आज भी आप उनसे बात करेंगे, मैं कुछ इस बार आर्मी कमांडर साहब के उनकी परमिशन से कई ऐसे घायल सैनिकों को भी लेके लाएंगे वहां पर, जिनसे आर्मी चीफ और ये सब बात करेंगे जी। ये बताने के लिए कि अभी भी उनमें जज्बा है। वो मीडिया को भी कह रहे थे कि हमारी टांग कट गई मगर अब भी मौका मिला, और अगर उधर नापाक इरादों हमारे पड़ोसियों ने दिखाए तो हम आज भी तैयार हैं। तो इसलिए जो आपने कहा कि कोई सेवानिवृत्त नहीं है, हमें घायलों के भी फिर भी हम लोग तैयार हैं, बिल्कुल वो जज्बा है। और सैनिक कभी रिटायर नहीं होते, इसकी वानगी हमने अभी हाल फिलहाल में जब ये ऑपरेशन सिंदूर हो तो हमने देखा कि बड़ी संख्या में जो सैनिक थे जो रिटायर हो चुके थे वो लाइन लगाकर सामने थे कि हमें शामिल करिए, हम दोबारा से सेवाएं देना चाहते हैं, हम बॉर्डर पर जाकर के लड़ेंगे। और मुझे लगता है ऐसी जो क्षमता है, ऐसी जो जज्बा होता है वो भारतीय सैनिकों में ही देखा जा सकता है। वीडी निर्वाण सर की जिस तरीके से जब बात की जाती है टेक्नोलॉजी की, बहुत सारी चीजें बहुत तेजी से बदल रही हैं। डिजिटाइजेशन का युद्ध है, पहले युद्ध हुआ करते थे, ग्राउंड टू ग्राउंड लड़ाइयां होती थी, लोग जो है हाथों में राइफल्स लेकर के या फिर जो इस तरीके से जो भी हथियार लेकर लड़ते थे। लेकिन आजकल तो चीजें बदल गई हैं सर, ड्रोन से लड़ाइयां हो रही हैं या फिर साइबर अटैक कर दिए जा रहे हैं। इस तरीके से ये जो स्थिति आ रही है, इससे निपटने के लिए भारत आज कितना ज्यादा मजबूती से आगे बढ़ रहा है और क्या कुछ टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर रहा है, थोड़ा इस पर विस्तार से जानकारी चाहिए। देखिए, जब से ड्रोन्स का इस्तेमाल और बेसिकली पहली दफ़ा ये जो है यूक्रेन और रशिया की लड़ाई में स्टार्ट हुआ था, और एक लो कॉस्ट जो है इफेक्टिव वारफेयर है ये, और इसके बाद में जो है इसने इतनी प्रगति पड़ी है और इंडिया ने बहुत कुछ अच्छे कदम लिए हैं, बहुत स्टार्टअप्स हुए हैं, और साइबर वारफेयर और दोनों के तरफ जो है पिछले करीबन 4 साल में जी बहुत कुछ आगे जो है वो हम आगे बढ़ गए हैं जी। कंपेरेटिव टू चाइना यस हम शायद पीछे हों, लेकिन बाकी जो अपने एडवर्सरीज हैं उनसे हम काफ़ी हद तक अच्छे हैं, और जो आगे स्टार्टअप्स हैं उनमें भी बहुत है। बाकी अभी भी बजट जो है डिफेंस बजट वो काफ़ी इन चीज़ों के ऊपर जो है सैंक्शन होने वाला है, और मेरे को पूर्ण विश्वास है कि कुछ सालों में हम चाइना को भी प्रोबेबली ओवरटेक कर लेंगे इस फील्ड में। विभूति जी, जिस तरीके से अगर देखा जाए, हम देखते हैं जब एयरक्राफ्ट की बात होती है तो भारत में भी आजकल अगर देखा जाए तो जो आत्मनिर्भर भारत की जो कैंपेन चला हुआ है उस दिशा में डिफेंस को बहुत ज्यादा तरजीह दी जा रही है, डिफेंस में काफी कुछ चीजें निर्माण हो रही हैं। तो आपसे जानना चाहूंगा जो एयरक्राफ्ट सिस्टम है या फिर हम जो लड़ाकू विमान हमारे यहाँ डेवलप किए जा रहे हैं, बनाए जा रहे हैं, उनकी क्या कुछ मौजूदा स्थिति है, उसके बारे में भी। अगर आप देखेंगे अभी तो हमने ऑपरेशन सिंदूर के टाइम पे भी देखा था, तेजस की परफॉर्मेंस दुनिया ने देखी है, कितना अच्छा परफॉर्म कर रहा है। और अगर हम लड़ाकू विमान में फाइटर एयरक्राफ्ट के अलावा फाइटर चॉपर्स की बात करें तो अभी 15 जनवरी को आपको दिखाई देगा लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर, जिसे प्रचंड नाम दिया गया है। तो आप देखेंगे कि कॉम्बैट हेलीकॉप्टर्स किस तरीके से हमने इंडिजिनाइज HAL के थ्रू बनाया है, प्लस अगेन पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप को जिस तरीके से गवर्नमेंट अभी प्रमोट कर रही है, आने वाले समय में मुझे लगता है कि जहाज के साथ साथ जहाज में जो अलग अलग तरीके के इक्विपमेंट्स लगते हैं, चाहे रेडियो हो, सैटकॉम हो, ठीक है, अभी साइबर वॉरफेयर के इक्विपमेंट्स अलग अलग फिट होते हैं, वो बहुत ज़रूरी है कि इंडिजिनाइजली बने। बिकॉज जब हम बाहर से उनको प्रोक्योर करते हैं और इस्तेमाल करते हैं, हमें नहीं पता अंदर किस तरीके का मॉनिटरिंग सिस्टम लगा हुआ है, ठीक है। तो अभी बहुत अच्छी तरीके पे काम कर रही है। अभी आई थिंक एक प्रोजेक्ट है जो मैं आपको बता रही थी हैदराबाद वाला, उसका डिटेल में पढ़ रही थी, और एक और कंपनी है बेलगांव की, उनका भी अभी चल रहा है टेस्टिंग फेज में। सो अभी नाम नहीं बताना चाहूँगी क्योंकि पब्लिक में नहीं आया है, बट आई थिंक अनदर 6 to 9 months वी शुड बी एबल टू सी द प्रोटोटाइप। बिल्कुल, यानी कि जो अब तक हम जो हथियार या फिर एयरक्राफ्ट हम दूसरे देशों से लेते थे, खरीदते थे, कहीं ना कहीं अब हम खुद आत्मनिर्भर बन रहे हैं और चीज़ों को निर्माण कर रहे हैं। सर आपसे, माथुर साहब आपसे जानना चाहूँगा, ज़्यादातर चीज़ें हम दूसरे देशों से खरीदते थे जब भी कभी युद्ध की स्थिति आती थी, इक्विपमेंट हो गए, हथियार हो गए, कुछ भी चीज़ें हो गई। आज कई बार ऐसी स्थिति बन रही कि हम दूसरे देशों को यहाँ से निर्यात कर रहे हैं। बिल्कुल। तो जो निर्यात करें तो निर्यात करने में किन किन चीज़ों का हम निर्यात कर रहे हैं और निर्यात करने की दिशा में हम कितनी तेज़ी से आगे बढ़ रहे हैं? जैसे मैंने अपने पिछले बात में कहा था कि हमने ये एक सेमिनार किया था, उसमें ये जो जैसा मैम ने बताया कि कई स्टार्टअप्स वाले, और उन्होंने हमको चौंका दिया जिस ढंग के वो एंटी एस्पियोनाज, एंटी सर्वेलेंस जो उनको काउंटर कर सकते हैं, एंटी स्वार्म्स ऑफ ड्रोन्स, उसको कैसे पल भर में रोक सकते हैं। आपने
अभी इस प्रेजेंटेशन में भी दिखाएंगे आपको शौर्य संध्या के वक्त कि कैसे उनके हजारों ड्रोन आए और उन सबको नेस्तनाबूद कर दिया। उस ढंग की टेक्नोलॉजी हमारे पास है। और यस, हम बहुत बड़े वेपन सिस्टम नहीं अभी एक्सपोर्ट कर रहे हैं, मगर ये सर्विलेंस इक्विपमेंट वगैरह हम इतने माहिर हो गए हैं इस क्षेत्र में कि हम उनको निर्यात भी करने लग पड़े हैं। बिल्कुल। सबसे बढ़िया तो ब्रह्मोस मिसाइल जो इतना अच्छा है, वो बहुत ही एक्सेप्टेड फॉर्म ऑफ वेपन सिस्टम वर्ल्ड ने एक्सेप्ट कर लिया है। बिल्कुल। और ब्रह्मोस की इतनी जो है हम मैन्युफैक्चर नहीं कर पा रहे जितनी कि हमारे पास में प्रॉब्लम डिमांड हो रही है, डिमांड हो रही है। बिल्कुल। और अभी जब ये ऑपरेशन सिंदूर हो तो उसमें ब्रह्मोस ने काफी अच्छा प्रदर्शन किया था। आई थिंक उसी के बाद में मेरठ में ब्रह्मोस का प्रोडक्शन सेंटर भी खोला गया है, बनाया गया है, जहां पर जो वहां के सीएम योगी आदित्यनाथ ने उसका जो है जी उद्घाटन भी हुआ और उसके बाद में काफी चीजें चल रही थी। तो इस तरीके से निर्मला जी आपसे बात कर रहे हैं, तो जिस तरीके से जब चीजें टेक्नोलॉजी की बात होती है तो एक नई चीज आजकल देखने को मिल रही है, एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस लगभग हर सेक्टर में पहुंच चुका है। अगर बच्चे को एक मोबाइल से लेकर के, और जो हम कभी टेक्नोलॉजी या फिर हम डिफेंस सेक्टर की बात करते हैं, एआई तो है और सभी लोग इसको समझ रहे हैं, जान रहे हैं, लेकिन बहुत सारे लोग इसको समझ नहीं पाते दरअसल ये है क्या। तो सर आपसे मेरा यही सवाल है कि डिफेंस सेक्टर में एआई का कैसा इस्तेमाल हम लोग कर रहे हैं, और एआई से को समझने के लिए, उसको लोगों तक पहुंचाने के लिए क्या कर रहे हैं? देखो, एआई जो फील्ड है अभी ये बेसिकली इनिशियली स्टार्टिंग अप है, ठीक है। और एआई को जो है वेरियस अलग अलग जो है वो हमने कॉन्ट्रैक्ट्स पे किए हैं अलग अलग फर्म से, और एआई का स्टार्ट भी होना है। इसकी रूपरेखा जो है डिफेंस में बातचीत हो रही है, एआई किस किस फील्ड में इस्तेमाल होगा जी। ये अभी तक सिर्फ एक रूपरेखा है, इसका डिटेल्स अभी तक ओपन मार्केट में और पब्लिक में नहीं आया है। लेकिन आर्मी जो है इससे टोटली कंसर्न है, इसको कहाँ इस्तेमाल करना है, कैसे फ्रूटफुली इस्तेमाल करना है, उसका इस्तेमाल अच्छी तरह से होगा। वेरियस कंपनीज हैं अपनी जो है उनसे तालमेल अभी जो है, कुछ रिपोर्ट्स हैं मैं डाइवर्ज नहीं कर पाऊंगा, लेकिन ऑलरेडी कॉन्टैक्ट उन फर्म से अपनी जो हैं बेसिकली जो आईटी रिलेटेड कंपनीज, बड़ी बड़ी कंपनी उनसे टाई अप है, कौन कौन से फील्ड में काम करना है वो ऑलरेडी स्टार्ट हो गया है। बिल्कुल। माथुर साहब, एक जो है पीपीपी मॉडल जो लेकर के अभी जैसा कि विभूति जी बता रहे थे, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप चीजें रहती हैं, तो इसमें क्या होता है, जो कई कंपनियां होती हैं वो अपना जो है डिमॉन्स्ट्रेशन देती हैं सरकारों को और डिफेंस मिनिस्ट्री को। अगर उनको पसंद आता है, समझ में आता है कि हाँ ये कारगर साबित होगा हमारी सेना के लिए, तो उसको जो है इंडिजिनस मतलब बनाते हुए उसको करती भी हैं। आपसे ये जानना चाहेंगे कि कितना ज्यादा ये चीजें मजबूत होती हैं डिफेंस सेक्टर को मजबूत करने के लिए, क्योंकि जिस तरीके से देखा जाए पीपीपी मॉडल कितना ज्यादा सशक्त हो रहा है? नहीं, इफ यू सी फॉर लास्ट 6 to 7 years, बल्कि तीनों सेना ये मानती कि पिछले 10 साल में तो हमने इतना ओपन कर दिया अपने आप को, स्पेशली अपने ब्रेन को जी, हमारे इंडियन ब्रेन्स को एनकरेज करने के लिए, न्यू स्टार्टअप्स को एनकरेज करने के लिए। वो आके हम अपनी, अगर 10 लोग अपना कुछ प्रोटोटाइप दिखाते हैं तो उसमें से सेलेक्ट करना और उसकी इफेक्टिवनेस देखना, वो हमारे जो डिफेंस के एक्सपर्ट्स हैं, टेक्नोलॉजिकल एक्सपर्ट्स हैं, उनके हाथ में है, और वो बेस्ट आउट ऑफ उस में से लेंगे। जी बिल्कुल। इसमें जो है जैसे हमारी आर्टिलरी की बहुत बढ़िया गन जो है वो L&T के कोलैबोरेशन में और ऑर्डिनेंस के कोलैबोरेशन में बनी है, बहुत ही बढ़िया गन है। बिल्कुल। और बहुत इफेक्टिव गन है, और प्रॉब्ली इसका मास प्रोडक्शन अभी स्टार्ट होगा, तो प्रॉब्ली ये भी गन जो है एक्सपोर्ट के लिए जो तैयार हो जाएगी, अपनी डिमांड मिलने के बाद में ये भी तैयार हो जाएगी। हम तो पीपीपी जो मॉडल है ये बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया, जहाँ इफेक्टिव है, बिकॉज अपने पास में जो कंपनियां हैं वो बहुत अच्छी हैं, और लगभग हर सेक्टर में हम देख रहे हैं जो पीपीपी मॉडल आ रहा है, कहीं ना कहीं ये भारत की अर्थव्यवस्था को भी मजबूत कर रहा है, क्योंकि अब तक सिर्फ सरकारों के ऊपर एक बर्डन रहा करता था कि वो भी कोई भी चीजें रहेंगी तो उसका जो निर्माण करवाएंगे, ये सारी चीजें पॉलिसी बने, लेकिन जब प्राइवेट सेक्टर इसमें कहीं ना कहीं आता है तो सरकारों के लिए भी ये आसानी हो जाती है। प्लस आप देखिए ना, प्रोडक्शन लाइन कितनी स्लो हो जाती है जब हम गवर्नमेंट एजेंसीज पर डिपेंड करते हैं, सप्लाई चेन बहुत टाइम ले लेता है। प्राइवेट कंपनीज बरसों से इस चीजों पे काम कर रही है, तो उनका प्रोडक्शन सप्लाई चेन काफी फास्ट है। अभी जैसे सर ने गन के बारे में बोला, तो आई थिंक कुछ चीजें तो सोशल मीडिया पे भी अवेलेबल है, जैसे K9 का भी डेवलपमेंट है जो स्कूप एंड शूट, राइट, दिस इज एग्जांपल जिसमें हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और इंडिजिनाइजेशन दोनों आ जाएगा कि
अपने आप ऑटोमेटिक लोड होके शूट करना, इंडिजिनसली डेवलप, तो दोनों जगह कितना अच्छा हो गया। आप देखिए कि बेहतरीन तरीके से इन्वेस्टमेंट है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का, प्लस पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में डेवलप हो रही है, तो चांसेस हैं प्रोडक्शन लाइन इसकी फास्टर होगी कंपेयर टू जो हमारे मिसाइल सिस्टम्स हैं जिनको अभी हम पीपीपी मॉडल पे नहीं डाल पाए हैं। मद्रास आईआईटी ने एक सेल बनाया है रैम जेट, ठीक है, जो कि गन के अंदर जो है मद्रास आईआईटी ने उसकी रेंज जो है बेसिकली 20 to 50% ज़्यादा होगी। अभी नॉर्मल जो सेल की जो रेंज है वो मान लो कि 40 किलोमीटर है, तो वो 60 किलोमीटर 50 to 60 किलोमीटर जाएगी। ये मद्रास आईआईटी बना रही है, बहुत ज्यादा बढ़ रही है। हाँ, इन कोलैबोरेशन विद द आर्म्ड फोर्सेस। तो ये पीपी मॉडल की। हाँ। विभूति जी, अभी हमने देखा जिस तरीके से हम ऑपरेशन सिंदूर की बात कर रहे थे, उसमें जब युद्ध की स्थिति आई तो कहीं ना कहीं ड्रोन ने काफी अहम भूमिका निभाई हमारी तरफ से। जब भी हम यहाँ से कई सारे हमने अटैक किए और उनकी जो हमारा जो टारगेट एरिया था वो बिल्कुल सही जगह पर वो हो भी रहे थे। इसी को देखते हुए अभी हमने हाल फिलहाल में एक खबर ये भी आई और भारतीय सेना जो है भैरव टुकड़ी का जो है भर्ती करी, जिसमें ड्रोन ऑपरेटर्स काफी ज्यादा इसमें भर्ती किए जा रहे हैं। तो ऐसे में ये ड्रोन की क्या कुछ भूमिका रहने वाली है आने वाले भविष्य के युद्धों में? देखिए, पिछले कई सालों में, शतकों में अगर हम बात करें, मतलब दशकों में, तो देखिए पहले थल सेना पे पूरी तरीके से देश की सुरक्षा निर्भर करती थी। धीरे धीरे उसमें जल सेना का आया और फिर वायु सेना का इस्तेमाल पहली बार कारगिल में इस्तेमाल हुआ। उसके बाद से धीरे धीरे अभी हम देखेंगे ऑपरेशन सिंदूर वायु सेना ड्रिवन ही था मेजर। ठीक है, आने वाला जो समय है उसकी छोटी सी झलक हम ऑपरेशन सिंदूर में देख चुके हैं। आपको अपनी कुर्सी से भी हिलने की ज़रूरत नहीं है। इंफॉर्मेशन वॉरफेयर, साइबर वॉरफेयर, यानी कि पहले बोलते थे कि जो युद्ध होता है वो दिमाग में पहले होता है, जमीन पे बाद में होता है। तो अब हम उस सेंटेंस को सच्चाई की ओर ले जा रहे हैं कि सब कुछ डेटा ड्रिवन युद्ध है। आप जो प्लान कर रहे हो यहाँ से बैठ के 2 बटन दबाइए, हो सकता है वो भी करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आपको इशारा करना है, गर्दन हिलाना है, कमांड देना है और सारी चीजें एग्जीक्यूट होंगी। अब हम जिस स्टेज पे आ गए, हम इंतजार नहीं कर सकते कि हमें थल सेना को एंगेज करना है। अगर वो एंगेज हुई इसका मतलब विश्व युद्ध आ चुका है। उससे पहले आप देखिए, अब जैसे आपने स्पेसिफिकली ड्रोन के बारे में पूछा, ड्रोन्स को अब ऑपरेशन सिंदूर में बिना अंतर्राष्ट्रीय सीमा का उल्लंघन किए भारत ने अपने घर में बैठ के इतने बड़े हमले को नाकारा साबित कर दिया। जिन लोगों को पनिशमेंट देना था उन लोगों के आतंकी अड्डों को निशाना बना के खत्म कर दिया। ठीक है, और हमें किसी प्रकार की कोई हानि हुई नहीं है। तो अब जब हम ये कर सकते हैं, वहां से भी हमारे पे स्वॉर्म अटैक्स हुए। ठीक है, तो उन स्वॉर्म अटैक को कंट्रोल करने के लिए एंटी ड्रोन सिस्टम पे काम चल रहा है। अगर हमें इस तरीके के अटैक्स डिफेंस में करने हैं या डिटरेंस में करने हैं तो हमें भी बहुत बेहतरीन तरीके के ड्रोन ऑपरेटर्स चलेंगे। तो इसीलिए इसी चीज को मद्देनजर रखते हुए भैरव सेना का निर्माण किया है। बिल्कुल, क्योंकि जिस तरीके से जब टेक्नोलॉजी के साथ अगर हम आगे बढ़ेंगे तो निश्चित तौर पर जो भी कालखंड होगा उसमें हम कहीं ना कहीं आगे मजबूती से बढ़ रहे होंगे, जिसकी एक सीधा सीधा जो उदाहरण हमारे सामने रहा है और इसी दिशा में हम आगे भी बढ़ रहे हैं। माथुर साहब, थोड़ा सा जियोपॉलिटिक्स पे भी बात हम लोग करते हैं, क्योंकि जब डिफेंस की बात आती है, सेना की बात आती है, तो जब तक हम दूसरे सेनाओं के बारे में ना जाने, उनको ना समझे, तब तक चीजें पूरी नहीं होती है। अभी हाल फिलहाल में हमने जिस तरीके से देखा, अमेरिका ने जिस तरीके से जो मादुरो हैं वेनेजुएला के राष्ट्रपति, उनको वहाँ से मतलब उठा लिया, उसके बाद में ये सारी चीज़ें रहीं। क्या कुछ स्थिति ऐसी बनती है, मतलब सेनाओं को, या फिर अगर हम कहें देश की जो सेनाएं, उनको कितना कुछ मजबूती रखनी चाहिए इन सब चीज़ों से निपटने के लिए? मैं दूसरे देशों की बात नहीं करूँगा, मैं तो अपने देश की बात करता हूँ। हमारी सेनाएं पीपल्स आर्मी है, ये हमारी लोगों की आर्मी है। किसी इंडस्ट्रियलिस्ट की आर्मी नहीं है। जैसे वहाँ पर तो पूरी आर्मी एक तरह से एक दिमाग से, किसी एक के दिमाग से चलती है। यहाँ पूरी की पूरी सेना, अपनी तीनों सेनाएं स्वतंत्र हैं, पूरे देश की सेनाएं हैं। अब ठीक है, वो 100% है यहाँ पर। मुझे कहना ना होगा, पड़ोस के देश में ऐसा नहीं है। वो गवर्नमेंट को अपना एक टूल मानते हैं, ठीक है, एक टूल मानते हैं। कमांड वहाँ पर फौज ही कर रही है, आर्मी देती है वहाँ पे। हाँ, यहाँ ऐसा नहीं है। बिल्कुल, यहाँ हमको अपने से मतलब, अपने देश को सुरक्षित, लोकतांत्रिक देश है और लोकतंत्र के हिसाब से डिसीजन लिए जाते हैं। और ये देखिए ना, 15 अगस्त, ये 15 जनवरी को आप देखिए, हम पीपल, व्हाई हैव वी ब्रॉट आर्मी इन द on the streets, on the roads of people. It's for you. Look at, we are you and you are us. Just see, वो जैसे आप अगर जाके देखेंगे, आपके कुछ दूरदर्शन वाले मुझे
मिले थे वहाँ पर, जहाँ हमारा डिफेंस प्रोडक्शन का एक भवानी निकेतन में, वहाँ वो उनको जैसे मैंने कहा एक एक चीज समझने का मौका मिला कि यस उस टेक्नोलॉजी से इस पर्टिकुलर वेपन ने सिंदूर में किस ढंग से क्या काम किया था, कैसे सफलता मिली, वो सब हमको ये जब 15 जनवरी को आपको देखने को मिलेगा। इन्वॉल्वमेंट ऑफ पीपल, इन्वॉल्वमेंट ऑफ आर्मी विद द पीपल। निर्मला जी, जिस तरीके से अभी सर ने बताया, अभी पिछले कुछ दिनों में ही जो है जो रूस के राष्ट्रपति हैं व्लादिमीर पुतिन भी इस दौरे पर आए थे, भारत के दौरे पर। काफी कुछ चीजें उनके साथ बातचीत हुई। उन्होंने घोषित तौर पर कहा कि हम भारत का पूरी तरीके से समर्थन करते हैं। जब कभी ऐसे कोई दौरे होते तो जो आस पड़ोस के जो देश हैं उनके अंदर क्या कुछ हलचल होती है, और ये जो दौरों को लेकर के कहीं ना कहीं अमेरिका भी अपनी निगाहें बना करके रखता है, तो कूटनीतिक स्तर पर हम कितना ज्यादा मजबूत हैं? नहीं, हम काफ़ी मजबूत हैं, और कूटनीतिक हमारी अच्छी नहीं होती तो शायद आज इस स्टेज पर हम नहीं पूछते जी। और ये स्वाभाविक है कि कोई भी बाहर से डिग्निटी आता है और इंडिया में आता है, इंडिया का आज स्टेटस बहुत अहम दर्जे पर है वर्ल्ड में जी। पूरा वर्ल्ड देखता है कि इज ए वेरी वेल मैच्योर डेमोक्रेसी है, और इसमें सब चीज़ें जो है एक डिसिप्लिन तरीके से होती हैं, और एक ग्रोइंग इकोनॉमी है, और आर्म फोर्सेस बेस्ट इन द वर्ल्ड है। अभी जहाँ की पब्लिक बहुत अच्छी हो, जहाँ इकोनॉमिक ग्रोथ बहुत बढ़िया हो, जिसके आर्म फोर्सेस बहुत बढ़िया हो, जो टोटली डिसिप्लिन हो, और वहाँ पर कोई एक बड़े देश का बड़ा अधिकारी या वो पॉलिटिकल नेता आता है, तो स्वाभाविक है कि सबकी नज़र आती है कि इनमें क्या तालमेल होने वाला है। क्योंकि एक रशिया और इंडिया जब आते हैं उनमें कोई तालमेल होता है, तो चाइना के दिल में भी थोड़ा ठेस पहुंचने वाली बात है कि कहीं मेरे को तो नुकसान नहीं हो जाएगा। अमेरिका को तो बहुत ही ठेस होती है कि कभी इंडिया जो है रशिया की तरफ तो नहीं जाएगा। यदि रशिया की तरफ जाता है तो मेरा मिडिल ईस्ट और साउथ ईस्ट एशिया जो कंट्रीज हैं उनमें मेरा अस्तित्व क्या होगा। एंड दैट्स वाई जो पाकिस्तान को अमेरिका हेट करता था वो उसको लाइक करने लग गया है। बिल्कुल, वो उसको अपना दोबारा से उसके गले लग गया है। बिल्कुल, वो इसीलिए लग गया क्योंकि भारत कूटनीतिक स्थिति में काफी ज्यादा मजबूती से आगे बढ़ रहा है। क्योंकि जब रूस के राष्ट्रपति जब यहाँ पर आए तो कहीं ना कहीं एक मैसेज देने की बात हुई कि हम खुद से डिसीजन ले सकते हैं और हम जो चाहेंगे वो कर सकते हैं किसी के दबाव में आने के बगैर। बिल्कुल, क्योंकि चाइना को हमने रोक रखा है और रशिया को हमने साथ ले रखा। बिल्कुल बिल्कुल। अभी दोनों चीज हो गई तो अमेरिका थोड़ा सा, वो ट्रम्प कहता है कि मैं 500% जो है टैरिफ लगाऊंगा, अभी वो कहने की बात नहीं। बिल्कुल से। और माथुर साहब भी आपकी इस बात पे कुछ ऐड ऑन करना चाह रहे हैं? हाँ सर, जस्ट फर्दर टू व्हाट सर हैज सेड, आई विल जस्ट सेकंड दैट। पहले था सर, जब दो पावर ब्लॉक बने थे सेकंड वर्ल्ड वॉर के बाद, तो कोल्ड वॉर की स्थिति दोनों पावर ब्लॉक में थी, और we were very mature that time that we chose non-aligned. So we became the leader of non-alignment movement, NAM. तो काफ़ी देश हमारे साथ थे और बल्कि बड़ा गुट हमारे साथ आ गया था। अब जो पॉलिटिकल स्थिति ये है वर्ल्ड की, प्रेजेंट वर्ल्ड ऑर्डर में अगर आप नॉन अलाइंड रहे तो शायद आप उतना अपना दबदबा नहीं बना पाएंगे। इसलिए नाउ वी हैव चोजन मल्टी अलाइंड। वी आर मल्टी अलाइंड। अगर अमेरिका हमको नहीं आंखें दिखाता रहे, इस समय रशिया ने हमारा हाथ पकड़ा हुआ है, जैसी रशिया का हाथ जैसी मजबूत हुआ, अमेरिका ने फिर हमारा हाथ पकड़ लिया। इस तरफ चाइना जो अब तक हमारे को एक रेड कर्टन की तरह उस तरफ रहता था, अब वो भी हमारे साथ आ रहा है। मकसद ये है कि जिस ढंग से हमारा देश इमर्ज हो रहा है एक सुपर पावर बनने की तरफ, अभी बना नहीं है, बन जाएगा। बिल्कुल। और इसलिए ये सब के सब देश चाहते हैं कि भारत को अपनी तरफ अपने साथ में रखना चाहते हैं, क्योंकि भारत को मिलाए बगैर कहीं ना कहीं उनकी जो कूटनीति है वो असफल मानी बिल्कुल। और सबसे इम्पोर्टेंट, आपके पास मैडम आपसे जवाब, आप पहले अपनी बात कंप्लीट करें। सबसे इम्पोर्टेंट आप देखेंगे ग्रोइंग इकोनॉमीज में इंडिया सबसे अच्छा कर रहा है। तो ये वर्ल्ड जो अभी का है वो इकोनॉमिकली ड्रिवन है, तो भारत को एज अ सुपर पावर बनने से कोई रोक नहीं सकता। तो सब कोशिश कर रहे हैं कि किस तरीके से या तो दबाया जाए या हाथ मिलाया जाए। सबसे इंपॉर्टेंट, जैसा कि अभी सर ने बताया कि भारत ने अपना एक स्टैंड ले लिया है कि मैं, जो मुझे सपोर्ट करेगा, जो मेरे देश को सपोर्ट करेगा, मैं उसका साथ लूंगा। तो हम नॉन अलायंस से मल्टी अलायंस की तरफ आ गए। तो आई थिंक ये बहुत अच्छा कूटनीतिक स्टेप है भारत की तरफ से, जिससे बाकी देशों को ये पता चल रहा है कि आप सिर्फ ऐसे सरकार की बात नहीं कर सकते हो, आने वाली दुनिया भारत वाला ड्रिवन होगी
और ये आने वाले टाइम में सबसे बड़ी इकोनॉमी होने वाली है। बिल्कुल, कूटनीति की बात हो रही तो कई बार मैडम हम ये भी देखते हैं कि हम राजस्थान के अलग अलग क्षेत्रों में कई बार जो अलग अलग देश के सैन्य युद्धाभ्यास होते हैं, कई संयुक्त सैन्य युद्धाभ्यास होते हैं, कभी रूस के साथ या कभी अमेरिका के साथ भी होते हैं, या फिर हम गल्फ कंट्रीज के सैनिकों की बात करते हैं, यहाँ पर अक्सर चीजें होती हैं। ये क्यों किया जाता है, उसका क्या कुछ मैसेज रहता है देने का? मुझे लगता है सबसे इम्पॉर्टेंट ये होता है, एक तो कि बाहर की जो शक्तियां हैं जो इस युद्ध को देख रही हैं, उन्हें ये पता चलता है कि ये दोनों कंट्रीज के बीच में कोऑर्डिनेशन कितना अच्छा है। दोनों कंट्रीज को प्रैक्टिस करने मिलता है कमांड लाइन का, जो बहुत महत्वपूर्ण है अगर भविष्य में युद्ध स्थिति बनती है। और तीसरा सबसे महत्वपूर्ण कारण ये एक डिटरेंस देता है कि हमारे पास ये शक्तियां हैं, हम शांति का सहारा लेते हैं क्योंकि हम शांति प्रिय देश हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि अगर मौका आया तो हम वार करने से चूक जाएंगे, और जब वार करेंगे तो वो चूकेगा नहीं। तो ये आई थिंक बिल्कुल क्लियर कट स्टेटमेंट इन युद्धाभ्यासों से भारत देता है। बिल्कुल सर, जो हमारे पड़ोसी देश हैं ऐसे में उनके साथ भी कई बार ऐसे तालमेल बिठाने पड़ते हैं, क्योंकि पड़ोस में है तो कहीं ना कहीं जो सैन्य क्षमताएं होती हैं एक दूसरे से मिल करके भी चलती हैं। तो क्या कुछ स्थिति उसको लेकर के है सर? बिल्कुल, मैं उनकी तरफ एक बेलिजरेंट नेबर की तरफ देखूं, एक लड़ाकू पड़ोसी की तरफ देखूं, तो ये तो फिर मैं अपने आप को कहां से विश्वगुरु बनाऊंगा? सबसे पहला एक सिविलाइज्ड नेशन और एक सिविलाइज्ड सोसाइटी का है कि वो अपने पड़ोसी के साथ प्रेम से रहे। कोशिश पूरी यही है पिछले 75 साल से, 78 साल से आगे बढ़ते रहे। हाँ, कि हम उसको अपने साथ लेके चलें, एक मित्र की तरह साथ चलें। अगर वो किसी के बरगलाने में आ जाता है, जैसे मैं जानता हूं, मैं कोई पाकिस्तानियों से नफरत नहीं करता, मैं चीनियों से नफरत नहीं करता, ना मैं उनके प्रोडक्ट से नफरत करता हूँ। मैं उनके जो दिमाग हमारी तरफ एक दुश्मनी का एक रवैया है उससे नफरत करता हूँ। हर सैनिक उस चीज से नफरत करता है। सोल्जर टू सोल्जर वी हैव नो हेट्रेड फॉर देम, ठीक है, बट व्हेन दैट सोल्जर स्टार्ट फायरिंग एट मी, फिर तो मैं 10 गोलियों का जवाब में 1000 गोलियों से दूंगा। तो इसलिए पड़ोस के साथ अब हमारा पाकिस्तान के साथ कोशिश जारी है। चाइना में हम काफी हद तक सफल रहे हैं, और इन फिर भी रिस्पेक्ट ऑल सस्पेक्ट ऑल। बिल्कुल, तो उस दौरान हमारी तीनों सेनाएं मजबूत भी हैं कि फिर वो 62 वाला डिबैकल ना हो जाए कि भाई भाई करके कोई। यस, वी आर प्रिपेयर्ड एंड वी आर रेडी। हर क्षेत्र में हम मजबूती के साथ खड़े हैं। अगर हमें कोई छेड़ेगा तो वही बात आ गई कि हम छोड़ेंगे नहीं उसको। निर्वाणा जी, जब हम वैश्विक मंचों की बात करते हैं कई बार, तो वैश्विक मंचों पे भी भारत की खूब बातें होती हैं। तो अगर हम सैन्य क्षमता की बात करते हैं वैश्विक मंचों पे, तो हम आज कहाँ खड़े हुए हैं? हम टॉप ऑफ द वर्ल्ड। कोई भी वर्ल्ड की आर्मी इंडियन आर्मी को डिफीट नहीं कर सकती। दिस इज व्हाट माय असेसमेंट टुडे। जी, इंडियन सोल्जर इज अ बैटल्ड हार्डन्ड सोल्जर। इंडियन सोल्जर ने कब से वर्ल्ड वॉर 1 में बहुत अच्छा दिखाया, वर्ल्ड वॉर 2 में बहुत दिखाया। वर्ल्ड वॉर 2 45 में खत्म हुआ, 47 हम आजाद हुए। 47 से आज तक वो लड़ाई लड़ रहा है। 47, 48, you know, J&K, and J&K still continuing, and thereafter we have 62, 65, Kargil, Siachen, insurgency, Northeast, it's all. So Indian soldier is a battle hardened soldier. He does not scared at all कि blood किधर से आ रहा है, किधर जा रहा है. He just looks for the enemy कि वो दिख जाए, मैं उसको निगल जाऊं. And he just not scared. Chinese army is not a battle hardened army. You have seen in Galwan Valley. Yes. Just 21 boys have destroyed almost 400 boys. 400 of the Chinese. बड़ी बात है। The Americans have not succeeded anywhere. You take a Vietnam war, you take you know, all kinds of war wherever we had. In a Korean war, Vietnam war, Iraq, yes, they just gone over. Bombarded. Iran, nothing. They just throw something and they just withdraw. There's no where was Afghanistan? 20 years they stayed. What they've achieved? No Indian army has achieved. Where Indian army went, it achieved. Kargil war, it was beyond anybody's imagination. कि कैसे लेंगे those heights? I was part, you know, in that battle. But we got it. So Indian army is battle hardened. The soldier is highly disciplined. He comes from the rural background. Mother says, तुम जाएगा, दूसरा बेटा भी मैं बिल्कुल, और ये जज्बा मदर, ये जज्बा जिंदा रहना चाहिए और कोई नहीं, प्रत्येक भारतीय के अंदर, और ये जिंदा है। नो अदर वुमेन ऑफ द वर्ल्ड हैज दैट जज्बा कि मेरा बेटा, मैं जो है एक शहीद की माँ कहलाऊंगी
मेरा सीना गर्व से चौड़ा रहेगा। बिल्कुल अनिल जी कुछ कहना चाह रहे हैं, बट मैं देखना, मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहूंगा, मेरी विनती है सभी सरकार से, स्टेट से, सेंट्रल से, कि लुक आफ्टर दिस ग्रेट वॉरियर्स, द सोल्जर, द मार्टियर्स, देयर वाइफ, देयर मदर, देयर चिल्ड्रन, and don't let them cry. Then don't let them be on the road. Let them not be on the strike. Let them not be have a begging ball. They must look after automatically. बिल्कुल सरकारों को ध्यान देना चाहिए कि जो भारत के जो सैनिक हैं, जो रिटायर हो चुके हैं, उनके जो फैमिलीज हैं, जो इस तरीके के सैन्य, उनको पूरी तरह से उनका ख्याल रखें और लगभग सारी चीजों की सुविधाएं वो देती भी है। माथुर साहब भी काफी देर से आप अपनी बात कुछ कहना चाह रहे हैं, हम आपके पास आ नहीं पा रहे थे, प्लीज अपनी बात कंप्लीट। सर ने अभी कहा कि जब आपने कहा ना कि आज विश्व में ये सेना कहाँ खड़ी है, मैं साइज की बात नहीं करूंगा, साइज से कोई सेना बड़ी नहीं होती। मोराल क्या है आपका, मकसद क्या है, जज्बा क्या है, इससे बड़ी होती है। बिल्कुल जैसे सर ने कहा हम टॉप पर हैं, बिल्कुल सही है। मैं 2007 में सर कारगिल के इलाके से, बल्कि राइट की तरफ, वी डिडंट टेक देम टू कारगिल, वहां पर एक्सरसाइज हुई थी हमारे कमांडोज की, यूरोपियन कंट्री थी, नाम नहीं लूंगा, उसके कमांडो की थी, और एक अमेरिकन कमांडो, वो भी आए थे। उनकी एक जॉइंट एक्सरसाइज हुई थी कि कैसे इस ऑल्टीट्यूड पे लड़ाई लड़ी जाए। वो काफी प्रैक्टिस करते थे वहां पर। फिर उनको ले जाया गया रियल जहां कारगिल लड़ाई हुई थी, फिर उनको प्रेजेंटेशन दिया गया कि कैसे हमने रिकैप्चर किया उन हाइट को। वो कहे कि अगर क्या, हमने पूछा अगर आप होते तो इसको कैसे टैकल करते, कहते हम टैकल ही नहीं करते, हम नहीं कर पाते जो आप लोगों ने किया। बिल्कुल बिल्कुल, ये भारतीय सेना ही ऐसा कर सकती है। तब मैं सेना का प्रवक्ता था, मैं ही वो पूरा, हमने मीडिया को नहीं बुलाया था, बिकॉज दोस कंट्री डिडंट वांट देम कि वो ये कह रहे हैं। जी बिल्कुल। मैडम आपके पास आना चाहूंगा, क्योंकि जो महिलाएं कई बार होती हैं, आप लोगों को देखकर काफी ज्यादा मोटिवेट होती हैं जब आप फील्ड में होती हैं, और कहीं ना कहीं जब आप फ्लाई कर रही होती हैं, लोगों के रोल मॉडल भी होती हैं आप। ऐसे में उनको अवेयर करने के लिए, उनको सेना से जोड़ने के लिए क्या कुछ कहेंगी आप, और कैसे उन लोगों को अवेयर किया जाए? उनको सबसे पहले ये बात समझने की ज़रूरत है, जैसा हमने स्टार्टिंग में बोला था, कोई भी रोल, जोश, जज्बा, आपका टैलेंट आपके जेंडर पे डिपेंड नहीं करता है। आपको सपना देखना है, आपको डिसाइड करना है देश की सेवा आप कैसे कर सकते हो, टेक्नोलॉजिकली ग्रो करके, भारतीय सेना की वर्दी पहनकर, या किसी और तरीके से उनके परिवारों का ध्यान रख के। बहुत सारे तरीके हैं, आपको चूज करना है कैसे करना है। अगर आपको डर लगता है कि आप कैसे करेंगे, क्योंकि आपकी परवरिश ऐसे माहौल में हुई है जहाँ पे आपको शायद इस तरीके की सोच ना दी गई हो, तो याद रखिए दुर्गा, काली, सारी शक्तियाँ जितनी भी हैं, वॉर की देवियाँ, सब देवी हैं। और जय भवानी करके जब हम युद्ध शुरू करते हैं, तो घर में बैठी मुझे नहीं लगता किसी महिला को इस बात में सोच के डरने की जरूरत है कि वो किसी भी तरीके की वॉर एक्सरसाइज में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते। बिल्कुल, जिस तरीके से जो महिलाएं होती हैं हमारे भारत की, कहीं ना कहीं सिर्फ चूल्हा चौका, बर्तन और बच्चे पालने तक ही सीमित नहीं होती हैं, वो दुनिया के साथ कदम से कदम मिलाकर चलती भी है। उसकी एक जो वानगी जो देखी गई अभी, जब सिंदूर ऑपरेशन हुआ, उस टाइम पे जो कर्नल व्योमिका सिंह थी और कर्नल सोफिया कुरैशी ने जिस तरीके से जो साहस और शौर्य का, पराक्रम का जो एक मैसेज दिया पूरी दुनिया को, वो हम सभी ने देखा। मैडम एक चीज ये भी कहना चाहूंगी, जब इससे बात आई, हमने देखा कि जब कई बार जो, हालांकि सैनिक कभी रिटायर नहीं होते हैं, लेकिन आप कई बार जब रिटायरमेंट के बाद में क्या कुछ करती हैं, और हमने देखा कि आप जो है कुछ लिखने का भी शौक रखती हैं, और देश को और सेना से लेकर के काफी कुछ आपने लिख रखा है। मैडम दो पंक्तियां चाहूंगा कि आप जो आप कहना चाहें। जी बिल्कुल अतीक जी, आपने बोला है तो मैंने कुछ उसी तर्ज पे अभी नोट डाउन किया है, मैं आपको सुनाती हूँ। काफी लंबी कविता है, उसका शीर्षक है बस बात तेरी वर्दी की है। लोग अक्सर भूल जाते हैं कि सैनिक लड़ाई क्यों करता है। कई दफा आप देखेंगे जब देश में विरोधाभास की स्थिति पैदा होती है, तो लोगों को लगता है कि तुम्हें पैसे मिलते हैं जाके मरो। नहीं, मरने के पैसे नहीं मिलते हैं, उसलिए मैंने फौज ज्वाइन नहीं करी थी कि आप मुझे पैसे देंगे, उससे बेहतर ऑप्शन है हम किसी और वजह से लड़ते हैं। तो ये जो कविता है, जो लेख है, ये हर तरीके को कवर करता है। ज्यादा समय नहीं लूंगी, सिर्फ एक छोटी सी पेशकश है कि रेगिस्तान की गर्मी चुभती है माँ, रेगिस्तान की गर्मी चुभती है माँ, गला भी प्यास से कटता है। तेरी आन शान कर्तव्य हमारे, एक मुद्दा बस यही समझ में है माँ। माँ बात तेरे चूल्हों की है जो मैं यहाँ आग में जलता हूँ, यहाँ बात तेरे ख्वाबों की है जो मैं नींदें भुला के बैठा हूँ, और बात तेरी सांसों की है
जो मैं मरने खातिर जीता हूँ, मैं मरने खातिर जीता हूँ, कि ना बात मेरे दमखम की है ना बात देशभक्ति की है, ना बात मेरे दमखम की है ना बात देशभक्ति की है, ये राज किसी से छुपा नहीं, ये बात तेरी वर्दी की है, बस बात तेरी वर्दी की है। क्या बात है, शानदार, बहुत जबरदस्त। आपने जिस तरीके से जो सेना का जो शौर्य है उसको आपने दर्शाया अपने शब्दों पे, बहुत अच्छा रहा, बहुत शानदार। माथुर साहब, जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि चीज़ें बहुत तेज़ी से बदल रही हैं, आज हम जो भारत के जो प्रधानमंत्री हैं बहुत तेज़ी से जो विकसित भारत के संकल्प के साथ आगे बढ़ रहे हैं। अगर हम 10 साल की एक कल्पना करते हैं कि 10 साल के बाद जो भारतीय सेना है वो कहाँ होगी और किस हाल में होगी, कितना ज़्यादा सशक्त होगी, उस पर आपसे एक कमेंट लेना चाहेंगे। हम जैसा चल भी रहा है और आने वाले समय में 10 साल तो बहुत दूर है, मैं तो हर 2-2 साल बाद जिस ढंग से हम लीप फ्रॉग करेंगे यहाँ पर, प्रोग्रेसिव लीप्स एंड बाउंड से जैसे हम जंप मारते हुए जिस ढंग से जा रहे हैं, तो उस ढंग से हम काफ़ी टेक्नोलॉजिकली बहुत एडवांस होंगे। हमारी एयरफोर्स, नेवी इस ढंग से कि हम कोई भी हमारी तरफ अगर उस दर से, जैसे वो सोचे कि वो ड्रोन भेज देगा या नकली लड़ाई लड़ लेगा या एआई लड़ाई लड़ लेगा, अंत में लड़ाई दिल से और दिमाग से, पहले दिल से होती थी और हाथ पैरों से होती, अब दिमाग को भी इंक्लूड कर दिया गया, टेक्नोलॉजी को भी इंक्लूड कर दिया गया कि वो हमको उस मैदान में नहीं हरा पाएगा। बिल्कुल। निर्वाणा जी, कई बार देखा जाता है कि कोई भी देश हो सैन्य डे मनाता है, इस तरह आर्मी डे परेड मनाता है, सारी चीज़ों को लेकर के प्रदर्शन होते हैं, हथियारों के प्रदर्शन होता है, जवान किस तरीके से मजबूती के साथ हथियारों से लैस होते हैं, पूरी दुनिया उसको देखती है, एक मैसेज देने की बात आती है। हम ये आपसे जानना चाहेंगे कि ये चीज़ क्यों की जाती है और क्या कुछ उद्देश्य रहता है इसके बारे में। इसका उद्देश्य यही रहता है कि पब्लिक को, अपने देश की पब्लिक को ये कॉन्फिडेंस दिलाना कि आज जो है अपना देश जो है सुरक्षित है और डिफेंसेस फोर्सेस के पास में वो सब कुछ है जिससे वो देश की जो है सीमाओं की अच्छी तरह से सुरक्षा कर सके, और यदि किसी ने आंख उठा के देखे तो उसकी आंखों को जो है वहीं पर बंद करने की सक्षम रखता है। तो ये एक विश्वास दिलाने की बात है, और जो मॉडर्नाइजेशन है उसको बताने की बात है कि हम कहीं से किसी से पीछे नहीं है। बिल्कुल, हम बिल्कुल जो स्पेस है जो वर्ल्ड का टेक्नोलॉजी में, उसमें हम बिल्कुल कदम से कदम मिला के आगे बढ़ रहे हैं। बिल्कुल, और आपको बिल्कुल आराम उसी से दिशा में अपना काम करो, जयपुर में मस्त जो ये आर्मी डे परेड आयोजित किया जा रहा है उसकी दिशा में ही आगे हम बढ़ रहे हैं। और 26 जनवरी को भी जो एक परेड आयोजित की जाएगी जो कि दिल्ली में, वो कहीं ना कहीं इसी दिशा में आगे बढ़ता है। मैडम, आपसे जानना चाहेंगे, ये जो अभी इस बार का जो 15 तारीख का ये जो आयोजन हो रहा है, क्या कुछ खास बातें रहने वाली, किस किस तरीके के जो इक्विपमेंट्स उनका प्रदर्शन होने वाला है? बहुत ज़्यादा डिटेल्स नहीं दूंगी मैं, क्योंकि दर्शकों का जो उत्साह है वो बना कम रहना हो चाहिए। जाएगा, वो बना रहना चाहिए। बट मैं रिक्वेस्ट करूंगी जो लोग जयपुर और आसपास के हैं, भवानी निकेतन जाइए, देखिए, बहुत अच्छी इक्विपमेंट प्रदर्शनी लगी हुई है। और अगर आप मेन दिन 15 जनवरी को या फिर 11 और 13 को ड्रेस रिहर्सल है, उस दिन जाके भी देख सकते हैं। बहुत सारे आपको, जैसे ड्रोन है, डॉग स्क्वाड है, रोबोटिक डॉग स्क्वाड की बात कर रही हूँ मैं, क्योंकि ये ऑलरेडी सोशल मीडिया में वीडियोस वायरल हैं। तो एटलीस्ट ये चीज़ें हैं जो आप देख के सोच सकते हैं कि हम कितना एडवांस्ड होते जा रहे हैं। चाहे ऑटोमेटिक टैंक फायरिंग गन्स हो, या एयरक्राफ्ट सिस्टम्स हो, या फिर ड्रोन से रिलेटेड सिस्टम्स हो, या सर्विलेंस सिस्टम्स हो, इंडिजिनाइज GPS सिस्टम्स हैं अभी, ठीक है। ये सब चीज़ें आपको देखने मिलेंगी, सुनिएगा, वहाँ पे जाकर पढ़िएगा मारक क्षमता कितनी है, किस किस तरीके से फायर किया जा सकता है, आप कैसे उसका हिस्सा बन सकते हैं। तो काफ़ी ही अच्छा रहेगा। ये बहुत अच्छी सोच है कि राजधानी से निकलकर परेड हम बाहर लाए, और बाहर भी हमने जयपुर को चुना और जनता के बीच में लेके आए, जिससे जनता कनेक्ट कर सके, साल में एक दिन नहीं, बार बार देख सके कि ये वो लोग हैं जो हमें प्रोटेक्ट करते हैं, और उनको देख के उन्हें कॉन्फिडेंस आए कि ये हमारी रक्षा कर सकते हैं, देश सही हाथों में है। इस बात का पूरा पुख्ता सबूत उस दिन मिल जाएगा। बिल्कुल, बिल्कुल। और ये जयपुर वासियों के लिए भी एक गर्व का विषय है कि इस बार जो है जयपुर में इतना बड़ा आयोजन किया जा रहा है कि हम करीब से अपने भारत की जो साहस है, इसकी जो टेक्नोलॉजी, उसको हम देख सकेंगे, महसूस करेंगे और गर्व से सीना चौड़ा कर सकेंगे। दोस्तों, जिस तरीके से हम अपने इस चर्चा के अंतिम पड़ाव पर हैं, और हम चाहेंगे कि माथुर साहब के पास आऊँगा कि वो अपने एक मैसेज में क्या कुछ कहना चाहेंगे हमारे दर्शकों को। मैं ये अपने दर्शकों को कहना चाहूँगा कि ये अब तक की सबसे बड़ी और सबसे
शानदार परेड तो होती है हमेशा ही, इस बार की सबसे बड़ी और कई ढंग से इसका जो पहले क्या होता था, पहले सिर्फ आर्मी डे पर देश को पता लगता था कि एक दिन पहले जब थल सेनाध्यक्ष देश को संबोधित करते थे तब सिर्फ पता लगता कि यस अगले दिन आर्मी डे है, आर्मी डे परेड होगी। अब की बात ऐसा बिल्डअप किया गया पूरे, मैं राजस्थान का देख रहा था किस ढंग से वो जज्बा बनाया गया है, जगह जगह मेडिकल कैंप हुए, जगह जगह ब्लड डोनेशन कैंप हुए, जहां सैनिकों ने तो ब्लड डोनेशन किया ही, आम जनता ने भी उन्हीं कैंप में फौज के द्वारा बनाए गए ब्लड डोनेशन कैंप में ब्लड दिया। और उसके बाद फिर जगह जगह रन फॉर वेटरन, ऑनर रन के नाम से, ऑनर रन पे मैं भी उसमें दौड़ा था, और सैनिक और बच्चे और रिटायर्ड वो सब के सब घायल सैनिक भी उसमें दौड़े थे, और सब हमारे माननीय चीफ मिनिस्टर साहब भी वहां पर थे जिन्होंने फ्लैग ऑफ किया था, वो था। उसके बाद साइकिलिंग रैली हुई पूरे बॉर्डर एरिया से होते हुए, वो हुई। उसके बाद एक आर्मी सिम्फनी बैंड ने के जो हथियार उठाते हैं वो संगीत भी बजा सकते, संगीत प्रेमी भी होते हैं, वो भी एक उसका हुआ। और सबसे बड़ा एक प्रदर्शन जो अब तक नहीं हुआ वो SMS स्टेडियम में होगा शौर्य संध्या के नाम पर। तो वो उससे आपको पता लगेगा कि ये आपके ही बच्चे, आपके ही साथी, ये जो सैनिक हैं वो कैसे कंधे से कंधा मिलाकर उन्होंने इस आने वाले चैलेंजेस को देखेंगे और अब तक के चैलेंजेस को कैसे सफल रहे हैं। इसमें दो चीजें और इम्पोर्टेंट हैं जो सर ने बताई। एक नो योर आर्मी करके कैंपेन चलाया था, आई थिंक बहुत बड़ा कैंपेन चला था, जिससे लोगों को पता चला था सोशल मीडिया पे कि आर्मी क्या क्या करती है, क्या क्या है। प्लस अगर आप देखेंगे अभी वीर गाथा जो कल्मिनेट हुआ है इस साल, करीब करीब 2 करोड़ 1,92,00,000 बच्चों ने पार्टिसिपेट किया 18 देशों के CBSE स्कूल से। तो आप सोचिए कितने मैसिव लेवल पे सरकार काम कर रही है कि बच्चों को, आने वाली जनरेशन को पता चले कि आर्मी क्या करती है, वो क्या सोचते हैं। जी बिल्कुल। वीडी निर्वाल सर, आप क्या कुछ मैसेज देना चाहेंगे जो दर्शक मैं सभी जितने युवा हैं उनसे यही विनती करूंगा कि आप सब जाएं और परेड का आनंद लें, उससे कुछ सीखें, और आपके साथ में आपके जो छोटे भाई बहन हैं उनको भी साथ में ले जाएं, उनको मोटिवेट करें। एक सुनहरा अवसर है जहां आप आर्मी परेड में आर्मी इक्विपमेंट को आप देख सकेंगे, समझ सकेंगे और अपने आप में कुछ जो है गौरवान्वित महसूस करेंगे। बिल्कुल। एक आखिरी सवाल आपसे लेना चाहूंगा मैडम, जिस तरीके से बहुत सारे यूथ हैं, बहुत सारी महिलाएं, बहुत सारी लड़कियां हैं जो सेना में आना चाहती हैं, तो वो कैसे सेना से जुड़ सकती हैं, थोड़ा सा उनको अपडेट करें। देखिए अभी आप NDA का एग्जाम दे सकते हैं, ग्रेजुएशन के बाद आप UPSC दे सकते हैं, एयरफोर्स और नेवी के अलग अलग एग्जाम्स होते हैं, आप वो दे सकते हैं। इसके अलावा अगर आप डॉक्टर बनते हैं और डेंटिस्ट बनते हैं, आप उसके बावजूद भी एक स्पेशलाइज्ड फोर्सेस में आ सकते हैं। ठीक है, काफ़ी सारे तरीके हैं जिससे जुड़ा जा सकता है। आई थिंक एक सेपरेट एपिसोड लगेगा अगर हम सिर्फ एंट्री स्कीम्स की बात करें तो। बट हाँ, सिर्फ एक लाइन में मैं ये बताना चाहती हूँ कि जितने भी तरीके एक लड़के के पास सेना में भर्ती होने के हैं, योगदान देने के हैं, उतने ही तरीके आज की तारीख में एक लड़की के लिए भी हैं। लड़की के लिए भी हैं, बिल्कुल। तो जिस तरीके से आज चाहे महिलाएं हों चाहे पुरुष हो, सब कंधे से कंधा मिलाकर आगे बढ़ रहे हैं और भारत का जो रक्षा शौर्य है वो बहुत तेजी से बढ़ रहा है। और 15 तारीख को, आने वाली 15 जनवरी को जो जयपुर में एक आयोजन किया जा रहा है आर्मी डे परेड का, उसमें आप सभी लोग हिस्सा लें और भारत की सैन्य शक्ति को रूबरू हो और बहुत करीब से उसको जानने और समझने के लिए आपको एक मौका दे रही है भारतीय सेना। तो इसी के साथ आज के एजेंडा में फिलहाल इतना ही। हम अपने सभी जो हमारे पैनलिस्ट उनका एक बार फिर से आभार देना चाहूंगा कि आपको बहुत बहुत धन्यवाद, धन्यवाद। कीमती वक्त दिया। इसी के साथ आज के एजेंडा में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।